हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। और आज की इस क्लास में मैकेनिक्स के लेक्चर नंबर 8 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिसेशन मोशन ऑफ टॉप और जाइरोस्कोप के बारे में। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको बता दिया था कि ये एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, आपको कोई इसमें बहुत ज्यादा चीजें आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूजफुल नहीं होंगी। लेकिन हाँ, ये टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है, तो हम पूरे प्रोसेस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो प्रिसेशन मोशन होता है टॉप का, उसको पूरा समझने का प्रोसेस क्या है। और लास्ट में कुल मिलाकर के इस पूरे लेक्चर से सिर्फ आप फार्मूला लेकर के जाइएगा, बस। इससे ज्यादा और कुछ भी आपको एग्जाम के लिए यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो जाइरोस्कोप 2 लाइन का है और पूरा प्रिसिशन जो टॉप है उसको हम लोग समझ लेंगे, और लास्ट में एक फार्मूला निकल के आएगा, सिर्फ वही फार्मूला आपको समझ लेना, वही याद कर लेना है। अगर हम इस पूरे टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा में निचोड़ इसका समझे तो 10 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। आप बस इसको आराम से देखिए। यहाँ पर जो सारी बातें हमने लिखी हुई हैं वो डायग्राम से निकल के आएगी। करें कि सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस which is fixed at one point is called a top। टॉप या लट्टू का मतलब कि एक सिमेट्रिकल बॉडी हो जो किसी एक फिक्स पॉइंट पर रहते हुए वहीं पर एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करे, तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? टॉप बोल रहे हैं, लट्टू बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने कुछ ऐसा शेप बना दिया। ये सिमेट्रिकल बॉडी है, इस पॉइंट पर फिक्स रहते हुए इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, तो ये टॉप या लट्टू बोली जाएगी, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसी बॉडी हो जो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम फिजिक्स में टॉप या लट्टू बोल सकते हैं। आगे क्या है? The rotation of the axis of rotation of the spin top produced by a torque is called precession। दो वर्ड होता है, एक होता है आपका रोटेशन और एक होता है प्रीसेशन, ठीक है। जो भी आपके मन में डर होगा प्रीसेशन टॉपिक को लेकर वो अभी क्लियर हो जाएगा। तो रोटेशन और प्रीसेशन, इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली रोटेशन का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपका जो लट्टू है, ये यहां से अगर आप देखें इस पॉइंट को, इसको हम पिवोट पॉइंट बोलते हैं, जहां पर ये फिक्स होता है। तो पिवोट पॉइंट ओ से अगर आप देखें तो यहां से ये जो एक्सिस पास हो रहा है, इसी एक्सिस के अबाउट ये लट्टू ऐसे रोटेट हो रहा है, इस तरीके से। अगर आप यहां से देखें तो आपको ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो ये जो लट्टू है वो इस एक्सिस के अबाउट अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है? ये लट्टू इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है, स्पिनिंग मोशन कर रहा है। तो ये लट्टू जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट होता है, उस केस में हम इस मोशन को रोटेशन बोलेंगे। लेकिन ये लट्टू सिर्फ यही नहीं रुका रहता है, बल्कि ये रोटेट होते हुए, स्पिन मोशन करते हुए, यहां पर फिक्स रहते हुए ऐसे चारों ओर घूमता रहता है। और इसका ये जो पिन है, अगर आप इसके टिप की बात करें तो ये जो टिप है एक्सिस का, वो एक सर्कुलर पाथ यहां पर बनाता है। तो लट्टू आपका यहीं पर नहीं रुका रहता, यहीं पर ऐसे स्पिन मोशन नहीं करता है, यहां से स्पिन मोशन ये करते हुए ऐसे घूमता भी रहता है। तो एक तो वो अपने एक्सिस पर रोटेट हो रहा है, जो कि रोटेशनल मोशन बोला जाएगा। लेकिन इस लट्टू का ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो खुद इस वर्टिकल एक्सिस के चारों ओर ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, कोन बना रहा है। इस वाले मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रीसेशन। यानी लट्टू के एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो रोटेशन होगा, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो रोटेशन होगा, उसको हम लोग प्रीसेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्रीसेशन मतलब एक तरह से चक्रण बोलते हैं इसको, चक्रण बोलते हैं इसको। तो द रोटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो रोटेशन होगा उसको हम प्रीसेशन बोलेंगे। तो प्रीसेशन की वजह से ये आपका सर्कुलर हम पाथ यहां दिखा रहे हैं। बाकी ये जो आपका लट्टू है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है, और रोटेशनल मोशन करते हुए अगर ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो इसको हम लोग प्रीसेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखिए, द रेट एट विच द रोटेशन एक्सिस मूव्स अबाउट द वर्टिकल एक्सिस इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्रीसेशन। यहां पर दो एंगुलर वेलोसिटीज हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका ये जो लट्टू जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी है, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरा, ये आपका लट्टू जो है, इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जिस स्पीड से इस वर्टिकल एक्सिस के चारों रोटेट कर रहा है, उस एंगुलर स्पीड को हम उस एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रीसेशन बोलते हैं। तो ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन, और ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रीसेशन। और ये जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रीसेशन होता है, वो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन से काफी कम होता है। मतलब कि जितना तेज ये स्पिन कर रहा है, उतना तेज यहां पर ये प्रीसेस नहीं कर रहा है। इसका ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, लेकिन अपने एक्सिस के अबाउट ये काफी ज्यादा तेजी से लट्टू नाच रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रीसेशन, और ये हुआ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन। और दोनों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, जो कि सवाल में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप यहां पर ये देख रहे हैं, जैसे आप यहां पर खड़े होकर देखें, अगर आप यहां से ऑब्जर्व करें इस चीज को, तो आपको ये दिखेगा कि ये जो लट्टू है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैसे रोटेट हो रहा है? तो ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग हमने ये डायरेक्शन, इसको अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इसका मतलब ये वेक्टर ओमेगा का डायरेक्शन हो जाएगा, राइट हैंड कर्ल रूल से,
ठीक है। तो अगर यहां से देखने पर आपका ये जो ओमेगा है वो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, घूम रहा है, तो ये बात कंफर्म है कि आपका ये जो लट्टू होगा वो इस एक्सिस के अबाउट जो प्रिसिशनल मोशन करेगा, यानी जो ओमेगा पी वाला वेक्टर होगा उसका भी डायरेक्शन यहां से देखने पर आपको एंटी क्लॉकवाइज ही मिलेगा। मतलब ये दोनों हमेशा सेम सेंस में काम करते हैं। ये क्लॉकवाइज हुआ तो ये भी क्लॉकवाइज हुआ, ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है। ठीक है। लास्ट में एक क्वेश्चन है जिसके उसमें एक ऐड भी किया हुआ है कि ओमेगा और ओमेगा पी का डायरेक्शन आपको बताना है। तो अगर ओमेगा उसमें दिया हुआ क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ओमेगा पी कैसा दिखेगा, तो ये भी क्लॉकवाइज दिखेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। बस इतना याद रखना है कि ओमेगा और ओमेगा पी ये दोनों हमेशा इनका जो डायरेक्शन होता है वो सेम सेंस में होता है, यानी कि जो क्लॉकवाइज अगर ये हुआ तो फिर वो भी होगा, एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पर एक बात ये देखनी होती है कि ये जो प्रिसेशनल मोशन होगा, प्रिसेशनल मोशन मतलब क्या, प्रिसेशनल मोशन का मतलब ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो इस एक्सिस के अबाउट जो ऐसे ऐसे प्रीसेस करेगा उसके लिए क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, किन किन फैक्टर्स पर वो डिपेंड करता है ना। आपने एक चीज नोटिस किया होगा जरूर से कि अगर लट्टू आपने बचपन में घुमाया होगा तो लट्टू जब हम घुमाते हैं तो स्टार्टिंग में वो बिल्कुल वर्टिकल रह करके घूमता है, बिल्कुल वर्टिकल रह करके बहुत तेजी से घूमता है। तेजी से घूमता है मतलब इसके लिए ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ जब फ्रिक्शन की वजह से, यहां पर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से, जैसे जैसे आपके लट्टू का एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन कम होता है, जैसे जैसे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन कम होता है वैसे वैसे लट्टू आपका ऐसे टेढ़ा होकर के अपनी एक्सिस, इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूमने लगता है, यानी प्रीसेस करने लगता है। तो यानी जब ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है तो ये प्रीसेशन का जो प्रोसेस है वो नेग्लिजिबल होता है या नहीं होता है। जैसे जैसे ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन कम होगी वैसे वैसे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रीसेशन बढ़ती जाएगी और प्रीसेशनल मोशन का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये प्रीसेशनल मोशन होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका एक टॉर्क। यहां पर देखिए ये जो लट्टू आपका है उसका ये है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास पर अर्थ की वजह से जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है वो फोर्स है इसका क्या, m इंटू में जी, यानी कि जो कि इस ऑब्जेक्ट का वेट है ना, सेंटर ऑफ मास है। तो यहां से, सॉरी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसको बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये जो है यहां से यहां पर इसका पूरा वेट कंसंट्रेटेड है, यानी अर्थ की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो m इंटू जी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाएगा, न कि मास। ठीक है, तो इस पूरे लट्टू का जो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो अर्थ की वजह से वो mg इधर की तरफ लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड। और आप देखिए कि इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो यहां से इस पिवोटेड पॉइंट से पोजीशन वेक्टर है उसको हमने नाम दिया वेक्टर r। और ये जो आपका लट्टू है वो इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो कर्ल वाले रूल से अगर हम देखें तो ओमेगा का डायरेक्शन भी इसी वेक्टर आर के अलोंग आएगा, ओमेगा का डायरेक्शन भी वेक्टर आर के अलोंग आएगा। ठीक है, तो यानी ये हुआ ओमेगा का डायरेक्शन, ये वेक्टर ओमेगा का डायरेक्शन, ये वेक्टर आर का डायरेक्शन, नीचे यहां पर लगने वाले फोर्स यानी mg का डायरेक्शन। और एक चीज हम यहां पर देख सकते हैं, बाकी चीजों को अगर हमें समझना है तो इस डायग्राम को हम अगले पेज पर ले चलते हैं और वहां इसको हम थोड़ा सा ओपन करेंगे और चीजों को समझेंगे कैसे टॉर्क लग रहा है और किस वजह से ये घूम रहा है। ठीक है, पेशेंस के साथ थोड़ा देखिए इसको। अगले स्लाइड में आप देखिए उसी डायग्राम को, ये जो डायग्राम हमने पीछे बनाया था उसी को हमने फिर से बनाया और इसी को थोड़ा ओपन करेंगे और मैथमेटिक्स इसका समझेंगे। देखिए ये अगर आपका जो लट्टू है इसके लिए आपने बोला कि ये ओमेगा का डायरेक्शन है और ये है आपका एंगुलर मोमेंटम जिसको आप जे से रिप्रेजेंट करते थे, जे लिखिए या फिर एल लिखिए, वेक्टर जे लिखिए या वेक्टर एल लिखिए, इसका फार्मूला होता है आई इंटू में ओमेगा। तो जो ओमेगा का डायरेक्शन है वही यहाँ पर ये एंगुलर मोमेंटम एल या जे का डायरेक्शन है। तो हमने दिखा दिया कि ये डायरेक्शन है आपके ओमेगा का, यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन का और एंगुलर मोमेंटम का। और ये डायरेक्शन आपका यहां से लेकर यहां पर ये जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो हुआ आपका वेक्टर आर। ठीक है, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है आपका एम इंटू क्या, जी। और हमने इस ओमेगा वाले एक्सिस को, इस ओमेगा वाले डायरेक्शन को वर्टिकल एक्सिस के साथ जो एंगल एज्यूम किया था वो एंगल था थीटा। तो अगर हमने इसको थीटा एज्यूम कर लिया, देखिए अगर हमने इसको थीटा एज्यूम कर लिया तो ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन है, ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। और आपने ये पढ़ा होगा कि दो पैरेलल लाइंस हो और कोई ऐसी लाइन काटती हो इसे, तो ये जो इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा आपने एज्यूम किया था तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, थीटा। और ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके एक साइड का टोटल एंगल 180 डिग्री होता है। अगर इतना एंगल थीटा है तो जो बचा हुआ एंगल होगा वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा। और आप देखिए कि ये 180 माइनस थीटा जो हम एंगल की बात कर रहे हैं वो किन दो वेक्टर्स के बीच का है। ये जो हमारा एंगल है 180 माइनस थीटा वो एक्चुअली ये जो हमारा वेक्टर आर है और ये जो हमारा वेक्टर एफ है फोर्स, वेक्टर एफ और वेक्टर आर, इन दोनों के बीच का एंगल अगर आपको निकालना हो तो ये वेक्टर आर का डायरेक्शन हुआ और ये वेक्टर एफ का डायरेक्शन हुआ, तो ये हो जाएगा इनके बीच का एंगल पाई माइनस थीटा। ठीक है, और हमें वेक्टर आर और एफ के बीच का एंगल क्यों चाहिए, क्योंकि हम लोग टॉर्क निकालना चाहते हैं, हम लोग टॉर्क निकालना चाहते हैं। टॉर्क का फार्मूला टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर के फॉर्म में होता है। यहां पर एफ का मतलब हो जाएगा ऑब्जेक्ट का जो वेट है, एम इंटू जी, जी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहे हैं। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा,
तो r क्रॉस mg इक्वल टू हो जाएगा r इंटू mg इंटू इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है उसका साइन, और इन दोनों वेक्टर r और वेक्टर g के बीच का एंगल हमने यही निकाला। देखिए वेक्टर g अगर नीचे है, वेक्टर r इधर है, तो यही तो एंगल बनेगा वेक्टर r और वेक्टर g के बीच का 180 माइनस थीटा। तो वही हमने लिखा हुआ है साइन 180 माइनस थीटा या पाई माइनस थीटा। और साइन 90 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो ये चीज को मिलाकर के साइन थीटा बन गई। यानी इस लट्टू के ऊपर अर्थ की वजह से जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क आपको मिल गया, उसकी वैल्यू मिल गई टाउ इक्वल टू mgr sin थीटा। और न्यूमेरिकल के लिए आप ये फार्मूला भी ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि जो आगे 2 क्वेश्चन हम करेंगे आज की इस क्लास में उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। कई और चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए भी इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो आपको इस पूरे टॉपिक से कम ये एक फार्मूला अभी याद कर लेना चाहिए कि टाउ इक्वल टू mgr sin थीटा, जहां पर थीटा जो है वो वेक्टर r, सॉरी थीटा जो है वेक्टर r का वर्टिकल डायरेक्शन के साथ जो एंगल था वो एंगल है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आप देखिए कि ये जो आपका ये टॉर्क काम कर रहा है, अगर हमें उस टॉर्क का डायरेक्शन निकालना हो, टाउ का अगर हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया, अगर हमें टाउ का डायरेक्शन निकालना हो तो क्या वो चीज हो सकता है? फार्मूले से देखिए टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f, मतलब जो टाउ है वो वेक्टर r और वेक्टर f दोनों जिस प्लेन में लाई करते हैं उनके बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब टॉर्क जो है वो r के भी परपेंडिकुलर है और f के भी परपेंडिकुलर है। r आपको दिख रहा है, ये है आपका वेक्टर r, और f जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब कि ये पॉजिटिव अगर z एक्सिस है तो इसका मतलब निगेटिव z एक्सिस में आपका जो है ये f है, और r जो है वो आपका इधर की तरफ है। तो वेक्टर r के भी परपेंडिकुलर और वेक्टर f के भी परपेंडिकुलर जो आपका टाउ आएगा, आपने पढ़ा होगा कि a क्रॉस b का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। पहले वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स को रखते हैं, उसको कर्ल करते हैं, दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में जो थंब होता है वो उनके क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन बताता है। तो यहाँ पर ये हमारा वेक्टर r था, यहाँ पर नीचे की तरफ हमारा f है। जब हम इसको घुमाएंगे, आप इसको इमेजिन करिए 3 डायमेंशन की बात हो रही है, 2 डायमेंशन में नहीं, 2 डायमेंशन सिर्फ इस प्लेन में बात नहीं हो रही। ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस है। तो आपका जो वेक्टर r है वो इधर कहीं ऐसे है, ऐसे। तो जो वेक्टर आपका, मैं 2 पेन लेकर के आपको बताता हूं, अगर आपका जो वेक्टर r है, ऐसे आप ले लीजिए, ये आपका वेक्टर r है और आपको वेक्टर टाउ को इस वेक्टर r के परपेंडिकुलर रखना है, तो वेक्टर r के परपेंडिकुलर ये ऐसे होगा, ऐसे आप देखिए, ऐसे दो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो यहां पर जो वेक्टर r है इसके भी परपेंडिकुलर हमारा होना चाहिए टाउ, और यहां पर जो वेक्टर f है उसके भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर जो हमारा वेक्टर टाउ निकल के आएगा, वो वेक्टर टाउ हमारा देखिए यहां पर है, ये बिल्कुल नीचे जाने वाले आपके वेक्टर f के साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहां पर जो आपका इस डायरेक्शन में वेक्टर r था उसके साथ भी ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये हमने टॉर्क का डायरेक्शन दिखा दिया। और इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, इस लगने वाले टॉर्क की वजह से ये जो आपका लट्टू है वो लट्टू अब इस एक्सिस के चारों ओर ऐसे ऐसे रोटेट होने लगेगा, है ना, ऐसे रोटेट करने लगेगा। और जब ये रोटेट करेगा तो कुछ इस तरीके का एक सर्किल बनाएगा, है ना, ये कोन वाला शेप जो बन रहा है, ये आपका वेक्टर r वाला डायरेक्शन है। जो वेक्टर r का डायरेक्शन था वही ओमेगा का डायरेक्शन था, वही l का डायरेक्शन था। तो जब ये आपका लट्टू रोटेट होगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे चारों तरफ प्रीसेस करेगा, तो जो वेक्टर r का डायरेक्शन था उसको हम लोग वेक्टर l का डायरेक्शन बोल सकते हैं, है ना। और ये पूरा हमारा सपोज वेक्टर l के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर हो गया, और ये इसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेंथ से मैग्नीट्यूड हो जाएगा और ये इस एरो से डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर l हो गया, लट्टू का एंगुलर मोमेंटम। और जब ये इस वाई जेड एक्सिस के चारों ऐसे प्रीसेस कर रहा है, तो आप जरा देखिए इस पूरे प्रीसेशनल मोशन में अगर यही आपका वेक्टर एल है, तो ये जब घूमेगा तो यहां से भी लेकर यहां तक का जो होगा वेक्टर एल होगा, यहां से यहां तक का भी लेंथ वेक्टर एल के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। वही अगर सेम वेक्टर घूम रहा है तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड हर बार क्या होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन हर बार बदल रहा है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम वेक्टर बदलेगा लेकिन उसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। अगर ये सेम ही वेक्टर है और चारों तरफ घूम रहा है तो हर केस में इसकी लेंथ सेम है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन ये रोटेट हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी डायरेक्शन बदल रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड इसका कांस्टेंट है। ये एक इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एल मतलब एंगुलर मोमेंटम जो इस जेड एक्सिस के चारों तरफ प्रीसेस कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, लेकिन उसका डायरेक्शन लगातार चेंज होता रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद, अच्छा ये बात तो आपको पता चल गई कि टाउ जो है वो आर के परपेंडिकुलर होता है, उस फार्मूले से देख करके आपको समझ में आया। और यही ये कैसे बात आ गई, टाउ जो है वो एल के परपेंडिकुलर होता है, ये जो आपका टॉर्क है वो वेक्टर एल के परपेंडिकुलर होता है। ये बात कैसे प्रूफ होगी, क्योंकि आप यहां देखिए कि जो वेक्टर आर का डायरेक्शन है वही ओमेगा या एल का डायरेक्शन है, जो वेक्टर आर का डायरेक्शन है वही ओमेगा या फिर एल का डायरेक्शन है। तो अगर आपका टाउ आर के परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब कि आपका टाउ एल के भी परपेंडिकुलर है, आपका टाउ ओमेगा के भी परपेंडिकुलर है ना। एल ओमेगा और आर तीनों सेम डायरेक्शन में है, तो अगर टाउ आर के परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब टाउ इन बाकी दोनों के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो यहां पर हमने वो दिखाया कि वेक्टर ये जो एल है वो टाउ के परपेंडिकुलर है। ठीक है,
यहां तक सब कुछ क्लियर है कि मैग्नीट्यूड वेक्टर एल का कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन बदल रहा है, लगने वाले टॉर्क का जो एक्सप्रेशन आता है वो हो जाएगा टाउ इक्वल टू mgr sin थीटा। डायरेक्शन किधर होगा टाउ का, तो टाउ का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वेक्टर आर और वेक्टर एफ दोनों के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर आर के ही डायरेक्शन में वेक्टर एल है, इसीलिए टाउ हमारा वेक्टर एल के भी परपेंडिकुलर होगा। ये बात पूरी क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं टॉर्क के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने की अगर बात करें तो टाउ इक्वल टू डीएल अपॉन डीटी, या वही जो आपने फार्मूला पढ़ा था डीजे बाई dt, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। तो ये जो फार्मूला है उससे हम लोग चाहे तो टॉर्क का ये रिलेशन बना सकते हैं। अब इस रिलेशन को हम लोग आगे यूज करेंगे, और हमारा मेन पर्पस क्या है कि ये जो हमारा वेक्टर है, एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है, वो एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट किस स्पीड से प्रीसेस कर रहा है, यानी प्रीसेशनल एंगुलर वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। आपका जो लट्टू है वो इस एक्सिस के अबाउट किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, हमें वो प्रीसेशनल मोशन जो होगा उसकी स्पीड निकालनी है, एंगुलर स्पीड निकालनी है। और आपको पता है ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, अगर ये जो वेक्टर है वो ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है, अगर ये वेक्टर ऐसे ऐसे रोटेट हो रहा है तो किस स्पीड से रोटेट हो रहा है, अगर हमें वो निकालना है तो आपने रोटेशनल मोशन में ये पढ़ा होगा कि एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, है ना। एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वहां पर नोट्स में कुछ मिस्टेक हो गई थी, आप सही कर लीजिएगा, गलती से यहां भी ओमेगा लिख गया था। तो ओमेगा इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, इस फार्मूले से हमें ये पता है कि अगर हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के प्रीसेशन की स्पीड निकालनी है तो हमें यह पता करना पड़ेगा कि इसका dt टाइम में जो एंगुलर वेलोसिटी डी फाई है वो कितना है। dt टाइम में अगर इसने डी फाई एंगल बनाया हुआ है तो वो हमें डी फाई निकालना पड़ेगा, तभी हमें यहां पर एंगुलर स्पीड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रीसेशन मिल पाएगा, ओमेगा पी मिल पाएगा, है ना। ये आपको पता है कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू को लिखने का ये तरीका होता है, इसको हम डेरिवेटिव के टर्म में ऐसे लिखते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें इस डायग्राम से क्या निकालना है, डी फाई निकालना है, और डी फाई की वैल्यू निकाल के यहां रख देंगे, फिर उसमें कुछ एक रिलेशन बनेगा, वहां से x निकालेंगे और x की वैल्यू निकाल करके हमें ओमेगा पी मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पर, लेकिन मैं आपको डायग्राम यहीं पर पहले समझा देता हूं कि आपका मान लीजिए किसी टाइम टी पर एक्सिस ऑफ रोटेशन या एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल ये था किसी टाइम टी पर, फिर ये ऐसे रोटेट होते होते ऐसे रोटेट हो रहा है, तो टी डेल्टा टी टाइम बाद, टी टाइम पर एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर एल था, लेकिन डेल्टा टी टाइम के बाद अगर हम देखें, यानी टी प्लस डेल्टा टी टाइम पर देखें, तो ये जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल था ये यहां से घूम करके प्रीसेस करके यहां पहुंच चुका है, ये हो गया आपका दूसरा वाला वेक्टर, और इसका नाम है वेक्टर एल प्लस डेल्टा एल, है ना। टी टाइम पर एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल था और टी प्लस डेल्टा टी पर ये हो गया वेक्टर एल प्लस में डेल्टा एल। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ये दोनों के दोनों जो वेक्टर हैं सिर्फ ये डायरेक्शन में अलग है, मैग्नीट्यूड में इनकी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो सेम ही लेंथ है। बस आपको ये छोटा इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये सर्कुलर है, हम 3D में इसको दिखा रहे हैं, तो ये आपको छोटा दिख रहा है लेकिन ये छोटा है नहीं, तो ये मैग्नीट्यूड में बिल्कुल सेम है। इसको हमने वेक्टर एल बोला है, इसको हमने वेक्टर एल प्लस डेल्टा एल बोला है, यानी यहां से यहां पहुंचने में एंगुलर मोमेंटम वेक्टर में जो चेंज हो रहा है वो डेल्टा एल का हो रहा है, और उसी चेंज को हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया, ये हमारा वेक्टर डेल्टा एल, वेक्टर डेल्टा एल। और आप ट्रायंगल के रूल से ये बात अब देख सकते हैं कि ये हुआ आपका क्या, ये हुआ आपका वेक्टर एल, फिर ये हुआ आपका वेक्टर डेल्टा एल, और फिर इन दोनों का ये रिजल्टेंट हो जाएगा क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर एल और प्लस में डेल्टा वेक्टर एल। तो ये हमारा किसी टाइम टी पर एंगुलर मोमेंटम था एल, और किसी टाइम टी प्लस डेल्टा टी पर ये हो गया आपका एल प्लस डेल्टा एल। तो डेल्टा टी टाइम में कितना चेंज हो गया, डेल्टा एल हो गया। डेल्टा टी टाइम में जो एंगुलर मोमेंटम में चेंज हुआ वो डेल्टा एल का हो गया। ठीक है, ये बात यहां से क्लियर है। दूसरी चीज ये आप देखिए इस डायग्राम में कि ये जो आपका डेल्टा एल वाला वेक्टर है, यानी जब आपका वेक्टर एल से एल प्लस डेल्टा एल बना, उस दौरान ये आपका जो एल था वो इस पॉइंट पर जो एंगल बना रहा था, और जब यहां से ये यहां चला गया तब जो एंगल बना रहा था, इस दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस एंगुलर मोमेंटम की वजह से जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डी फाई हो गया। मतलब dt टाइम में एंगुलर मोमेंटम में डेल्टा एल का चेंज हुआ, और इस दौरान जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया डी फाई का, और यही डी फाई हमें निकाल करके यहां पर रखना है। ठीक है, तो ये डी फाई निकालने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। यहां पर आपको एक चीज दिख रहा होगा, एक चीज ये दिख रहा होगा कि ये एक आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ है जिसकी वैल्यू है डेल्टा एल, इसको आप रेडियस मान सकते हैं और इसको आप एंगल मान सकते हैं। तो यहां पर हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस अगर हम यूज करें यहां पर, तो एंगल की जगह पर डी फाई, आर्क की जगह पर डी एल, और रेडियस की जगह पर इसको आप कोई नाम दे दीजिए, आर नहीं बोलेंगे नहीं तो आप इस वाले आर से कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको हम एक्स बोल दे रहे हैं, अपान में एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से हमें मिल जाएगा डी फाई इक्वल टू डी एल अपॉन एक्स। हमें यहाँ डी फाई की वैल्यू रखनी है, हमें इस अननोन एक्स को भी पता करना पड़ेगा, और इस अननोन एक्स को पता करने के लिए आप एक और चीज ध्यान से देखिए, अगर हम इसको थोड़ा मिटा दें तो ये देखिए आपका है वेक्टर एल, ये है वेक्टर एल,
और इस वर्टिकल एक्सिस के साथ ये आपका वेक्टर एल जो है वो थीटा एंगल बना रहा है। और यहां से लेकर के यहां तक की ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ आपको दिख रही है उसी को हमने क्या बोला है, एक्स बोला है। अभी पिछले वाले ट्रायंगल में इसी को हमने एक्स बोला था, इसी लेंथ को जो रेडियस का काम कर रहा था। तो अगर आप देखें तो अब ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो राइट एंगल ट्रायंगल अभी ये जो बन रहा है यहाँ पर 90 डिग्री है, ये आपका वेक्टर एल वाला वेक्टर हो गया है ना, इसकी लेंथ एल के बराबर होगी। यहाँ पर वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बन रहा है और ये लेंथ को आपने एक्स बोला हुआ है, और यही एक्स आपको निकालना है। साइन थीटा का फार्मूला यूज कर लीजिए, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से आपका एक्स निकल जाएगा कितना, एल इंटू में साइन थीटा, और एक्स की जो वैल्यू है वो आप यहाँ पर रख देंगे, तो डीएल अपॉन एक्स की जगह पर हो जाएगा एल साइन थीटा। और ये जो वैल्यू आपने डी फाई की निकाली उसको आप इस इक्वेशन में रख देंगे तो आपको ओमेगा पी के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहां तक अच्छा, फिगर में एंगल नहीं शो हो रहा है, कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं, इस फिगर को हम अगले पेज पर जहां कैलकुलेट कर रहे हैं वहीं पर बनाते हैं और कैलकुलेशन भी वहीं पर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, तो डायग्राम एक्चुअली हमारा ये था कि डायग्राम हमारा ये था कि ये हमारा z एक्सिस था, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन था जो कि एंगुलर मोमेंटम का भी वेक्टर था, डायरेक्शन था। और जब ये प्रीसेस कर रहा है z एक्सिस के अबाउट, आप बस देखते चलिए साथ साथ, ये जब ऐसे ऐसे प्रीसेस कर रहा है यहाँ पर, तो यही वेक्टर आपका जो l है वही तो रोटेट हो रहा है पूरे रास्ते में। तो ये वेक्टर l जब रोटेट होते हुए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कब था, इस पॉइंट से ये यहाँ पर आपका वेक्टर l कब था, किसी टाइम t पर, और यहाँ से रोटेट होते हुए यहाँ पर पहुंच गया कितने टाइम में, डेल्टा t टाइम में। तो यानी कि यहाँ पर कब पहुंचा, यहाँ पर पहुंचा t प्लस डेल्टा t टाइम पर। t टाइम पर आपका वेक्टर l यहाँ पर था और t प्लस डेल्टा l टाइम पर आपका वेक्टर l यहाँ पर था, लेकिन अब इसका नाम वेक्टर l नहीं है बल्कि इसका नाम है वेक्टर l प्लस डेल्टा वेक्टर l, यानी इतना एंगुलर मोमेंटम में चेंज हो गया। और ये जो चेंज है वो यही है, यहां से लेकर के यहां तक की ये लेंथ आर्क लेंथ के लगभग बराबर ही होगा, स्ट्रेट लाइन लिख लीजिए, दिखा दीजिए, ये आपका वेक्टर l हो जाएगा, डेल्टा l। ठीक है, तो ये हुआ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर आपका वेक्टर l डेल्टा टी टाइम में घूम करके यहां से यहां चला गया, तो वो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है उसके साथ कितना एंगल बनाया, कितना एंगल इस वेक्टर ने, इस वेक्टर डेल्टा एल ने कितना एंगल बनाया यहाँ पर, तो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, और डेल्टा टी टाइम में जो ये एंगल बना, इसी एंगल को हम डी फाई नाम दे देते हैं। ये जो एंगल यहाँ बन रहा है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, डी फाई एंगल। और इसी डी फाई एंगल को निकालने के लिए इस वाले ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है ये है आपका डेल्टा एल, और ये है, इसी को हमने नाम दिया एक्स, यहां से लेकर के यहां तक, यानी सर्कुलर पाथ का एक तरह से रेडियस है ये। और यहां पर जो एंगल आपका बन रहा था यहां बीच में, उस एंगल को आपने डी फाई नाम दिया। अब आप इस वाले ट्रायंगल में देख के बताइए कि एंगल इज इक्वल टू, एंगल डी फाई इज इक्वल टू आर्क लेंथ यानी डेल्टा एल और अपान में रेडियस एक्स, ये लिख सकते हैं। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपान रेडियस से हम ये बात यहां पर देख सकते हैं कि एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, एंगल आपको दिख रहा है डी फाई, और आर्क लेंथ जो है वो आर्क लेंथ के बराबर ही लगभग, ये आपका सीधा वाला लाइन, तो ये आर्क लेंथ जो आपका है वो डी एल है या डेल्टा एल है, और अपान में ये जो रेडियस का काम कर रहा है वो आपका हो गया एक्स। लेकिन आपको ये x की वैल्यू भी निकालनी है, इसीलिए ये डायग्राम हमने अलग से दोबारा बनाया, कि इसका मतलब कि अगर आप इस वाले ट्रायंगल को देखें, इस बड़े वाले ट्रायंगल को देखिए, ये आपका हुआ x, और इस वाले को आप बोल रहे थे l, और ये था आपका वर्टिकल एक्सिस, और दोनों के बीच का एंगल आपने माना था थीटा। वेक्टर l और इस वर्टिकल एक्सिस के बीच का एंगल आपने शुरुआत में एज्यूम किया था थीटा। तो अगर आप इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा का फार्मूला यूज करें, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहां से आपको मिल जाएगा x की वैल्यू l इंटू साइन थीटा। तो वही x की वैल्यू हमने इस ट्रायंगल से निकाल ली है, x इक्वल टू l साइन थीटा, और इस वैल्यू को जब हम यहां पर रख देंगे तो हमें d फाई मिल जाएगा, d फाई इक्वल टू dl, और जो अपान में x था वहां पर लिखेंगे क्या, l साइन थीटा। और d फाई हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना था ओमेगा p, है ना, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन, और ओमेगा p का फार्मूला था d फाई अपॉन dt, और डी फाई का जो टर्म आपने निकाला उस डी फाई के टर्म को आपको उसमें रखना पड़ेगा, डी एल अपान में एल साइन थीटा, तो हमने यहां पर रख दिया डी एल अपान में एल साइन थीटा, और डी टी की जगह पर डी टी को रख दिया। ठीक है यहां तक। और पिछले स्लाइड में आपने शुरुआत में टॉर्क का इक्वेशन लिखा था, जो आपको पता है कि टॉर्क इक्वल टू होता है डीजे बाई डी टी या डीएल बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को हम लोग टॉर्क बोलते हैं। तो ये जो डीएल बाई डी टी आपको दिख रहा है, अगर हम इसको एक साथ करके और इसको हम चाहे तो टाउ से टॉर्क बोलते हैं टाउ, तो अपान में यहां पर हो जाएगा एल साइन थीटा, यानी ओमेगा पी इक्वल टू टाउ अपान एल साइन थीटा, ये एक फार्मूले के जैसा बन गया। इसको आप याद कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि इसका जनरल केस हम याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारा ये है कि हमने एक फार्मूला तो निकाल लिया, प्रिसिशनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा पी इक्वल टू टाउ अपान एल साइन थीटा, और टाउ का एक्सप्रेशन आपने एकदम स्टार्टिंग में बनाया था,
एकदम स्टार्टिंग में आपने लगने वाले टॉर्क के लिए फार्मूला बनाया था, दैट इज टाउ इक्वल टू mgr sin थीटा। ये जो टॉर्क लग रहा है वो टॉर्क का फार्मूला mgr sin थीटा। तो अगर आप mgr sin थीटा इस टाउ की जगह पर रख देंगे तो mgr sin थीटा और अपान में l sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा ओमेगा p इज इक्वल टू mgr अपान में l। ओमेगा p इज इक्वल टू mgr अपान में l। ये कुल मिला के mgr जो है वो आपके टॉर्क का ही एक कंपोनेंट है, टॉर्क का ही जो mgr sin थीटा था उसी का एक कंपोनेंट है mgr। तो जरा आप देखिए इस फार्मूले से एक चीज हमें पता चल रहा है कि अगर ये टॉर्क की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट रहे तो जो प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी है वो l के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और l क्या है, l है एंगुलर मोमेंटम। जो आपका लट्टू ऐसे इस एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा था, उस घूमने वाले लट्टू का इस एक्सिस के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो था उसी को हमने l बोला था। और l इक्वल टू होता है i इंटू ओमेगा, जिसको हम j भी बोलते हैं। तो j इक्वल टू आई ओमेगा या l इक्वल टू आई ओमेगा। तो ये आपका जो लट्टू है वो कितना तेज रोटेट हो रहा है, जितना ज्यादा तेज ये रोटेट हो रहा होगा अपने एक्सिस के अबाउट उतना ज्यादा उसका एंगुलर मोमेंटम होगा। और उसी एंगुलर मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ओमेगा पी। यानी ये जो आपका रोटेशन वाला एक्सिस है ये इस वर्टिकल एक्सिस के साथ किस स्पीड से यहां पर रोटेट करेगा, ओमेगा पी, ये ओमेगा पी इस एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और कैसे, बिल्कुल उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब आपका लट्टू अपने एक्सिस के अबाउट जितना ज्यादा तेज घूमेगा, जितना ज्यादा तेज घूमेगा ओमेगा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एल की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, और एल की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी ओमेगा पी की वैल्यू उतनी कम होगी। यानी आपका लट्टू अगर अपने एक्सिस के अबाउट बहुत तेजी से घूम रहा है, वैसे केस में प्रिसेशनल वेलोसिटी बहुत ही कम होगी, मतलब प्रिसेशनल मोशन नहीं होगा। आपका लट्टू एक वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे ऐसे नहीं प्रिसेस करेगा, वो सिर्फ अपने एक्सिस के अबाउट स्पिनिंग मोशन करेगा, रोटेशनल मोशन करेगा, है ना। ये चीज हम लोग देखते भी हैं डेली लाइफ में, प्रैक्टिस आपने प्रैक्टिकल देखा इसका कि लट्टू जब बहुत तेज घूमता है उस टाइम ये वाला मोशन प्रिसेशनल मोशन नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी स्पीड कम होती जाती है तो ये वर्टिकल में जो ऐसे रोटेट हो रहा था, अब वो धीरे धीरे उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन वर्टिकल ना होकर के ऐसे इंक्लाइन हो जाएगा, और फिर वो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो लगातार ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, जिसको हम प्रिसेशनल मोशन बोलते हैं। तो इस फार्मूले से पता चल रहा है कि ओमेगा पी प्रोपोर्शनल टू एल, और इसी एल को हम ओपन करें तो एल इक्वल टू आई ओमेगा। साफ साफ यहां से आप देख सकते हैं कि ओमेगा मतलब कि रोटेशनल मोशन की स्पीड जितनी ज्यादा होगी प्रिसेशनल मोशन उतना कम होगा, रोटेशनल मोशन जितना कम होगा प्रिसेशनल मोशन उतना ज्यादा होगा। तो ये बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है जो कि इस फार्मूले से निकल के आती है। इसी फार्मूले का हम जनरल केस याद रखेंगे, ये सारे केसेस आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां तक मामला क्लियर है कि इस फार्मूले से कंक्लूजन क्या निकलता है, ये कंक्लूजन आपको ध्यान रखना है। फिलहाल हम वापस आते हैं तो ओमेगा पी इक्वल टू एम जी आर अपान में एल बचा हुआ था, और अगर आप सॉरी यहां से ओमेगा पी इक्वल टू टाउ टाउ के फॉर्म में आते हैं, क्योंकि ये तो हमने जो इससे जो कंक्लूजन निकालना था वो निकाल दिया। अब इससे दूसरा कंक्लूजन निकालते हैं। ओमेगा पी इज इक्वल टू हो गया टाउ अपान में एल साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा पी इंटू एल इंटू साइन थीटा। और आपको पता है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, तो ओमेगा क्रॉस एल इक्वल टू ओमेगा एल साइन थीटा हुआ होगा। तो टाउ इज इक्वल टू आप लिख सकते हो ओमेगा पी क्रॉस एल, और ये सब के सब वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो टाउ आपका था वो टाउ ओमेगा के और एल के क्या होगा, परपेंडिकुलर। एंगुलर मोमेंटम जो वेक्टर एल है और प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा पी है, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा आपका कौन, टाउ। और यही टाउ आपका ओमेगा के भी परपेंडिकुलर था, और ओमेगा के भी परपेंडिकुलर था, और एफ के भी परपेंडिकुलर था, ठीक है। तो ये डायग्राम से आप ये ध्यान रखें कि टाउ इज इक्वल टू ओमेगा पी क्रॉस एल। एक तो ये फार्मूला आपको याद रहे, ये फार्मूला आपको याद रहे। दूसरी बात ये है कि टाउ का जो डायरेक्शन है वो ओमेगा और एल के डायरेक्शन पर कैसे डिपेंड करता है, तो ये चीज भी आप यहां से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसी फार्मूले को टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ वाले फार्मूले से हमें ये क्लियर होता है कि ओमेगा पी और ओमेगा दोनों हमेशा सेम सेंस में होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि ओमेगा के भी ये परपेंडिकुलर है और ओमेगा पी के भी ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो उस अकॉर्डिंग निकल के आता है कि ओमेगा और ओमेगा पी हमेशा सेम सेंस में होते हैं, हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है। तो टाउ इक्वल टू ओमेगा पी क्रॉस एल, आपको ये फार्मूला याद रखना है। अगर कोई न्यूमेरिकल में आपको ओमेगा निकालना पड़ रहा है तो आप इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिएगा ऐसे, टाउ इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा ओमेगा पी इंटू एल इंटू साइन थीटा, है ना। और ओमेगा पी इक्वल टू क्या बन जाएगा, ओमेगा पी इक्वल टू बन जाएगा टाउ अपान में एल इंटू साइन थीटा। और टाउ का एक्सप्रेशन आपने एकदम शुरुआत में लिखा ही था mgr sin थीटा, ये बन जाएगा mgr sin थीटा, और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा l sin थीटा, और sin थीटा से sin थीटा कैंसिल कर देंगे, mgr अपान l ओमेगा p का ये एक्सप्रेशन हमेशा आपको याद आ जाएगा, ठीक है। और जो न्यूमेरिकल इसमें बन सकते हैं वो यही है कि प्रिसेशनल एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आपसे पूछी जाती है, तो आप सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रख लेंगे तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, ये तो टॉपिक आपका पूरा हो गया, ये प्रिसेशनल मोशन ऑफ टॉप का। एक बार फिर से हम इसको समराइज कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो टॉपिक है वो उसमें सारी वही कहानियां हैं जो कहानियां हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं।
कहानी फिर से सुनिए और यही जितना अब बोल रहे हैं सिर्फ यही आपको दिमाग में रखना है, बाकी तो हमने पूरा आपको डिटेल में बता दिया। लेकिन जो कंक्लूजन जो आपके इस तरह के, क्योंकि देखिए अगर आपका कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तब तो ये सारी बातें महत्व रखती हैं, लेकिन आपका जो एग्जाम है और जैसा चीजें चल रही है उसमें चल रही हैं, उसके लिए आप कुछ रिजल्ट्स को, कुछ कंक्लूजन को याद रखिए कि अगर यहां पर देखिए क्या हो रहा है कि एक लट्टू है और वो अपने इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी है क्या, ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन जो है वो ओमेगा है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ आपको दिख रहा है, अगर हम इसके हिसाब से इसका डायरेक्शन डिसाइड करना चाहें तो ये कर्ल रूल से हम अप्लाई करेंगे तो ओमेगा का ये डायरेक्शन आ जाएगा, ठीक है। और इसी एक्सिस के अबाउट आपका ये पूरा जो लट्टू है, सिमेट्रिक लट्टू है, वो रोटेट हो रहा है। इस पॉइंट को हम पिवोट पॉइंट बोलते हैं, ये वर्ड याद रखिएगा, पिवोट पॉइंट बोलते हैं, जहां पर ये फिक्स है। इस लट्टू का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ये है, यहीं पर पूरा फोर्स इसके ऊपर लग रहा है और वो फोर्स है आपका m/g। ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है और इस पॉइंट का जो यहाँ इस पिवोट पॉइंट से पोजीशन वेक्टर है वो है आपका वेक्टर r। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि जो वेक्टर r का डायरेक्शन है वही ओमेगा का डायरेक्शन है और वही वेक्टर l का डायरेक्शन है, क्योंकि l इक्वल टू आई इंटू ओमेगा होता है, तो जो ओमेगा का डायरेक्शन हुआ वही l का भी डायरेक्शन हो जाएगा और ओमेगा और l दोनों का डायरेक्शन सेम होगा और वेक्टर r के ही डायरेक्शन में होगा। तो हमने ये माना कि हमारा ये जो लट्टू है वो इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है और यहाँ पर ये एंगल थीटा है वर्टिकल एक्सिस के साथ में, ये इंक्लाइंड है थोड़ा सा, हमने पहले से मान के रखा है। इस वाले फोर्स की वजह से जो टॉर्क यहाँ पर क्रिएट होगा, क्योंकि टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, तो ये जो फोर्स क्रिएट होगा, टॉर्क क्रिएट होगा, उसकी वजह से आपका जो ये लट्टू होगा इस एक्सिस के अबाउट प्रीसेस करने लगेगा। और ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये जब किसी एक्सिस के अबाउट घूमने लगता है तो इसको हम प्रीसेशनल मोशन बोलते हैं। और इस प्रीसेशनल मोशन में यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन और यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रीसेशन, हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। हमें इन दोनों के लिए इनके बीच का रिलेशन वगैरह हमें पता करना है कि ये जो ओमेगा पी है वो इसके ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपने ये देखा कि प्रीसेशनल मोशन में जब हम ये प्रीसेशन की इसकी स्पीड की बात करते हैं तो इस स्पीड वाले केस में यहां पर जो फार्मूला निकल के आया था वो आया था टाउ इज इक्वल टू ओमेगा पी क्रॉस एल। आपको जब भी कभी इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको ए क्रॉस बी के अकॉर्डिंग ओपन कर लेंगे और जितने भी बाकी टर्म इसमें बच रहे हैं उन टर्म की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, आप ओमेगा पी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओमेगा पी और ओमेगा दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। जो आपका टॉर्क होता है वो ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होता है, एल के भी परपेंडिकुलर होता है, आर के भी परपेंडिकुलर होता है, ओमेगा पी के भी परपेंडिकुलर होता है, और यहाँ जो एफ लग रहा था उस एफ के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में जितने वेक्टर थे उन सब के परपेंडिकुलर है, वर्टिकली डाउनवर्ड जो वेक्टर था उसके भी परपेंडिकुलर है और यहाँ पर जो वेक्टर था उसके भी ये परपेंडिकुलर है। लास्ट में आपने फार्मूले में देख लिया, ठीक है ना, क्योंकि टाउ इक्वल टू क्या था, ओमेगा पी क्रॉस एल। तो इस एल और इस ओमेगा पी दोनों के डायरेक्शन की ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए अब इसी पूरी थ्योरी को यूज करते हुए आप एक काम करिए, सारे फार्मूले भूल जाइए, सिर्फ ये फार्मूला याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए जाइरोस्कोप क्या है। जाइरोस्कोप एक्चुअली जो आपने प्रिसिशन वाले कॉन्सेप्ट में सीखा हुआ है, टॉप के प्रिसिशन में, उसी को यूज करते हुए बनाया गया एक डिवाइस है। जाइरोस्कोप एक डिवाइस है जो कि प्रिसिशन के कॉन्सेप्ट को यूज करके बनाया गया है और इसका हम कई और जगहों पर यूज करते हैं, शिप में, एरोप्लेन में, सबमरीन्स में, गन्स में, है ना, मोबाइल में भी होता है ये हम डिवाइस यूज करते हैं। तो इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, उसको आप समझ लीजिए, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। जाइरोस्कोप में क्या होता है कि एक बड़ा सा व्हील होता है, डिस्क होता है, जो एक किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट इस तरीके से रोटेट हो रहा होता है, ठीक है। और अगर आप देखें इस पूरे केस को आप समझने की कोशिश करें कि जाइरोस्कोप में क्या है, तो जाइरोस्कोप में एक बहुत ही बड़ा सा सर्कुलर डिस्क है या व्हील होता है जो कि अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा होता है और ये जो पूरा सिस्टम होता है वो एक गिम्बल्स के ऊपर, गिम्बल्स मतलब गोल गोल, है ना, रॉड के जैसा गोल सा बना रहेगा, उसी के ऊपर ये पूरा इसका जो एक्सिस होता है वो फिक्स होता है। अगले पेज में इसका डायग्राम है। ये जो डिस्क होता है वो बहुत ही ज्यादा तेजी से अपने एक्सिस पर घूमता है और सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है कि यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी आपका ये जो जाइरोस्कोप होता है उस केस में उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और टॉर्क की वैल्यू अगर 0 हो गई इस केस में तो आप देखिए डी टाउ इक्वल टू क्या होता है, टाउ इक्वल टू होता है डी एल अपॉन डी टी। अगर आपने टॉर्क को 0 कर दिया तो इसका मतलब कि आपका जो एल होगा वो कांस्टेंट होगा और एल एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपका टाउ 0 होगा तो एल एक वेक्टर क्वांटिटी है। एल के कांस्टेंट होने का मतलब ये कि इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन दोनों यहां पर क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और एल इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, आई इंटू ओमेगा, आई इंटू क्या, ओमेगा। इसका मतलब कि आपका ये जो व्हील है ये जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा था उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा और जितना इसका एंगुलर मोमेंटम था शुरुआत में उतना ही एंगुलर मोमेंटम रहेगा जब इसके केस में जब एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, 0 होगा। अगर इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाया जाए तो ये जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा था उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा
जितनी स्पीड से रोटेट हो रहा था उतनी ही स्पीड से रोटेट होगा, क्योंकि हमें इसका एंगुलर मोमेंटम L दैट इज इक्वल टू I इंटू ओमेगा कांस्टेंट रखना है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी और इसका डायरेक्शन भी दोनों फिक्स करना होगा, तभी ये केस यहां पर होल्ड करेगा। ठीक है, ये तो तब की बात हो गई जब हम इसके ऊपर कोई टॉर्क नहीं लगाते हैं तब, लेकिन आपने लट्टू वाले केस में देखा था अर्थ की वजह से कुछ ना कुछ टॉर्क आपको मिल ही जाएगा। तो अगर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल टॉर्क है, उस केस का रिजल्ट आपने टॉप के प्रिसिशन मोशन वाले फार्मूले में देख लिया, और वही फार्मूला हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपने वहां पर देखा था कि टाउ इक्वल टू क्या था, टाउ इक्वल टू ओमेगा पी क्रॉस एल, है ना। टाउ इक्वल टू ओमेगा पी क्रॉस एल, अगर हम इसको सॉल्व कर रहे थे तो आपको क्या मिला हुआ था कि टाउ इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे ओमेगा पी एल और साइन थीटा। अगर हम यहां से ओमेगा पी निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ अपान एल साइन थीटा, और टाउ का एक्सप्रेशन क्या था, टाउ का एक्सप्रेशन आपका था एम जी आर, और अपान में एम जी आर साइन थीटा, और ये अपान में क्या, अपान में हो गया आपका एल साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आप जरा देखिए अगर ये फिक्स हो जाए, ये पूरी वैल्यू, ये टॉर्क की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए, तो ऐसे केस में आप यही तो पीछे पढ़ रहे थे कि ओमेगा पी प्रोपोर्शनल टू 1 अपान एल, और एल का मतलब होता है 1 अपान में ये क्या हो जाएगा आई ओमेगा। यही बात तो हमने पीछे भी पढ़ा कि जो हमारा लट्टू था उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन होगी वो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में एल में दो चीजें आती हैं, आई और ओमेगा। यानी ये जो हमारा जाइरोस्कोप है इसमें जिस व्हील के रोटेशन की हम बात कर रहे हैं, अगर उस व्हील का आई और ओमेगा बहुत ज्यादा कर दिया जाए, अगर उस व्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर दी जाए, तो जो प्रिसेशनल मोशन का इफेक्ट होगा, प्रिसेशनल वेलोसिटी जो होगी वो कम हो जाएगी। और प्रिसेशनल वेलोसिटी कम होने का मतलब ये कि प्रिसेशनल मोशन नहीं हो रहा है या बहुत कम हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। और आप बताइए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई बॉडी ऐसी है जैसे कि ये एक लट्टू है, ये ऐसे वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट हो रही थी, और इस केस में हमने इसको ऐसा डिजाइन किया हुआ जाइरोस्कोप के केस में कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसकी जो ओमेगा है, ये दोनों की वैल्यू हमने काफी ज्यादा हाई रखी है। तो अगर हम आई और ओमेगा की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे इस घूमने वाले व्हील के केस में, अगर हम इन दोनों वैल्यूज को बहुत बढ़ा देंगे तो ओमेगा पी बहुत ही कम हो जाएगा, और ओमेगा पी बहुत ही कम होने का मतलब क्या कि ये आप अपने एक्सिस से ज्यादा ऐसे घूमेगा नहीं, क्योंकि ओमेगा पी होता है ये प्रिसेशनल वेलोसिटी। अगर प्रिसेशन हो ही नहीं रहा या धीरे धीरे हो रहा है, इसका मतलब कि नेग्लिजिबल है। कहने का मतलब ये कि अगर ओमेगा की वैल्यू कम हो रही है, इसका मतलब प्रिसेशनल इफेक्ट कम हो रहा है। इसका मतलब कि जिस एक्सिस के अबाउट आपका व्हील रोटेट हो रहा था वो अभी भी उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, उसने अपने एक्सिस को चेंज नहीं किया। जिस एक्सिस के अबाउट पहले रोटेट हो रहा था अभी भी ये उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, या बहुत हल्का फुल्का नाम मात्र का ये टिल्ट हुआ होगा या इसका रोटेशन चेंज हुआ होगा। ये इस टर्म का मतलब होता है कि अगर आप इस वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो रही, मतलब प्रिसेशन नेग्लेक्ट हो रहा है, मतलब कि आपका जो जाइरोस्कोप होता है वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को मेंटेन करने की टेंडेंसी रखता है ना। अगर आपका ये जो जाइरोस्कोप है, आप देखिए अगर ये इस तरीके से घूम रहा है तो J इक्वल टू आई इंटू ओमेगा ये फार्मूला होता है। एक काम करते हैं, पिछले डायग्राम में ही आते हैं, इस पूरी बात को इसी डायग्राम में देखिए। आप देखिए यहां पर कि ये जो आपका व्हील है वो इस तरीके से अगर घूम रहा है अपने इस एक्सिस के अबाउट, तो इसका इस एक्सिस के अबाउट जो आप एंगुलर मोमेंटम J या L निकालेंगे वो हो जाएगा I इंटू ओमेगा। ठीक है, और ये जो आपका L है, अगर हम इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी y एक्सिस के, ये x एक्सिस है, तो अगर x एक्सिस में इसका एंगुलर मोमेंटम वेक्टर L है और y एक्सिस के डायरेक्शन में हम इसके ऊपर क्या करें, y एक्सिस के डायरेक्शन में हम इसके ऊपर कुछ टॉर्क लगाएं टाउ, और टॉर्क जब इसके y एक्सिस के डायरेक्शन में हम लगाएंगे तो इसके ऊपर इसका जो प्रिसिशन होना चाहिए वो किधर होना चाहिए, इसके प्रिसिशन का एक्सिस हो जाएगा ओमेगा इस एक्सिस के अबाउट। यानी ये जो आपका व्हील ऐसे ऐसे घूम रहा है वो अब क्या करेगा, ऐसे ऐसे घूमने इस एक्सिस के साथ, ऐसे ऐसे घूमने के साथ साथ इस एक्सिस के अबाउट प्रिसेशनल मोशन करना चाहिए। आप देखिए इस कहानी को समझिए कि अगर ये आपने बोला कि ये वेक्टर एल का डायरेक्शन है और ये एक्स एक्सिस है, और हमने वाई एक्सिस के डायरेक्शन में टॉर्क लगा दिया, और आपने फार्मूला पढ़ा हुआ कि ओमेगा पी इज इक्वल टू टाउ, सॉरी टाउ इक्वल टू, ये क्या होता है, टाउ इक्वल टू ओमेगा पी क्रॉस एल, ये फार्मूला होता है। इसका मतलब कि जो ओमेगा पी का डायरेक्शन होगा, टाउ का डायरेक्शन इन दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि जो ओमेगा पी का डायरेक्शन होगा वो इसके परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर आपने यहां पर लगा दिया टाउ और यहां पर आपने ये आपका एल है, तो इससे आप क्रॉस प्रोडक्ट रूल से जब डायरेक्शन आप निकाल रहे हैं तो ओमेगा पी का डायरेक्शन ये होना चाहिए, यानी इस एक्सिस के अबाउट प्रिसिशन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ओमेगा को ऊपर लेंगे और आपका ये जो है एल ये इधर की तरफ रहेगा, तो ओमेगा पी क्रॉस एल करने पर टाउ का डायरेक्शन मिलना चाहिए। तो ओमेगा पी को जब ऊपर ले रहे हैं और इसको हम एल को इधर ले रहे हैं, तो आप इसको कर्ल करेंगे तभी तो ये अंदर की तरफ जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ जाएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और अंदर की तरफ वाई एक्सिस है। ठीक है, तो अगर आप इसको ओमेगा पी को ऐसा एज्यूम करें
तभी आपको टॉर्क का ये डायरेक्शन मिलेगा, और टॉर्क आप इधर ही लगा रहे हैं, तो ओमेगा पी क्रॉस एल, ओमेगा पी क्रॉस एल करेंगे तो टाउ का डायरेक्शन मिलेगा, यानी वाई एक्सिस की तरफ आपने टॉर्क लगाया होगा, तभी ये केस आपको मिल सकता है। यानी अगर इस तरह के व्हील पर हम इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएं तो इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे व्हील का प्रीसेशन मोशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी ये जो व्हील आपका ऐसे ऐसे घूम रहा था, ऐसे घूमने के साथ साथ ऐसे भी प्रीसेस करने लगेगा। लेकिन अगर हम इसके इस प्रीसेशन को रोकना चाहते हैं तो हमने पीछे जो फार्मूला अभी आपको दिखाया, ओमेगा पी प्रोपोर्शनल टू 1/L, और L का मतलब होता है 1/I इंटू ओमेगा। अगर इन दोनों की वैल्यू को हम काफी ज्यादा इस केस में हाई रख दें, मतलब हैवी, अगर हम हैवी व्हील को ले लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफी ज्यादा हो जाएगा, और इसकी ये जो रोटेशनल वेलोसिटी है उसको काफी ज्यादा रख दें, मतलब हैवी व्हील को ले लें और इसका ओमेगा काफी ज्यादा रख दें, इस केस में ओमेगा पी बहुत ही कम हो जाएगा। मतलब ये जो जेड एक्सिस के अबाउट रोटेशन वाली प्रीसेशन वाली बात हो रही थी वो नेग्लेक्ट हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने कभी वाल्टर लिविन का नाम सुना ही होगा, फिजिक्स के बहुत फेमस एक है ना, MIT के प्रोफेसर, तो उनकी एक वीडियो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ना, आप सबको पता होगा। मैं मतलब एक सजेस्ट कर रहा हूं कि आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें क्या करते हैं, एक साइकिल का पहिया लेते हैं और ऊपर इसको ऐसे पकड़ लेते हैं यहाँ पर, और उसके बाद इसको तेजी से रोटेट करते हैं, और रोटेट करके ये दिखाते हैं कि ये पहिया, साइकिल का पहिया गिर नहीं रहा है, गिर नहीं रहा है, और वो क्या करता है, वो इसी एक्सिस के अबाउट धीरे धीरे बहुत हल्का हल्का रोटेट करता है, या एक ही जगह पर लगभग फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये हल्का हल्का जो रोटेट कर रहा है, प्रीसेशन कर रहा है, वो तो आएगा ही, क्योंकि पूरी तरह से तो आप इसको खत्म नहीं कर सकते। इसको पूरी तरह से खत्म करने के लिए इसको आपको रखना होगा इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट तो नहीं रहता है, लेकिन आप इसको जितना ज्यादा तेज घुमाएंगे प्रीसेशन उतना ही कम होगा, और प्रीसेशन उतना ही कम होने का मतलब ये यहीं पर फिक्स रहते हुए अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को बिना चेंज करते हुए यहीं पर ये रोटेट होता रहेगा। अगर आप इनकी वैल्यू को कम रखेंगे तो ये इफेक्ट बढ़ेगा, और ये इफेक्ट जब बढ़ेगा तो आपका ये जो पहिया है वो इस एक्सिस के अबाउट तेजी से फिर प्रीसेस करने लगेगा। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम इन वैल्यूज को बढ़ाएंगे प्रीसेशनल इफेक्ट उतना कम होगा। इसका कुल मिला के कंक्लूजन ये निकला कि ये जो पहिया होगा वो अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं करना चाहता है, उसको मेंटेन बनाए रखने की टेंडेंसी होती है जाइरोस्कोप के अंदर। और इस चीज को हम लोग यूज करते हैं बहुत सारे टेक्निकल जगहों पर, ठीक है ना, टेक्निकल टर्म में इसका बहुत सारा यूज होता है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, अब ये कैसे यूज होता है ये आपको नहीं पढ़ना, इस मामले में नहीं जाना है। शिप में, एरोप्लेन्स में, सबमरीन्स में, मोबाइल्स में, है ना, राइफल्स में, इन सब में, गन्स में, इस सब में यूज होता है आपका जाइरोस्कोप। तो छोटे से खिलौने के रूप में भी आता है, और बड़े बड़े लेवल पर भी हम इसी प्रिंसिपल को यूज करके इसका इस्तेमाल करते हैं। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज होती है, प्रॉपर्टी ऑफ रोटेटिंग जाइरोस्कोप टू टेंड टू प्रिजर्व इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन इज यूज्ड इन वेरियस इज ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब ये कि इसकी ये टेंडेंसी होती है कि अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को मेंटेन बनाए रखने की इसके अंदर क्षमता होती है, अगर इसकी स्पीड हम ज्यादा रख दें तो। ठीक है, कुछ ऐसा देखने में होता है। और ये जो आपको सर्कुलर दिख रहा है इस पार्ट, इसको हम लोग गिम्बल्स बोलते हैं, बुक्स में ऐसा आपको डायग्राम मिल जाएगा। बाकी सारी बातें जो हमने आपको एक्सप्लेन करी है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। ओमेगा पी इक्वल टू टाउ अपॉन आई ओमेगा होता है, और ये बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, यानी कि ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को मेंटेन रखेगा। ठीक है, तो ये जो आपका टॉपिक था इतना ही है, इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। और अगर आपको ये थोड़ा भी मुश्किल लग रहा हो तो सिर्फ आपके इसके फार्मूले याद रख लीजिए, और इसका जो एप्लीकेशन है, इसकी जो टेंडेंसी है, ये बस इतना याद रख लीजिए, बाकी इस टॉपिक से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और जो भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, जो भी एक खास फार्मूला हमारे पास आया हुआ है, इसके ऊपर हम लोग 2 और क्वेश्चन करेंगे और ये क्लास आपकी खत्म हो जाएगी। ठीक है, टाउ इक्वल टू mgr sin थीटा, ये फार्मूला याद रख लेना है। और इसके बाद फाइनल फार्मूला आपको याद रखना है, टाउ इक्वल टू ओमेगा पी क्रॉस एल। ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो सॉल्व करने का जो तरीका होगा उसके ऊपर हम 2 क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। जाइरोस्कोप इसी प्रिसिशन वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड एक डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल कुछ खास जगहों पर जैसे एरोप्लेन्स पर, सबमरीन्स में, इन सारे केसेस में हम लोग यूज करते हैं। इसकी मेन प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर ये रोटेटिंग नेचर का है, मतलब अगर ये रोटेट जिस टाइम हो रहा है तो इसकी टेंडेंसी होती है कि अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो चेंज नहीं करती है। और जो हाथों में ऐसे साइकिल का पहिया लेकर के तेजी से घुमा के दिखाते हैं वो एक्चुअली वही चीज है, वो जाइरोस्कोप का पूरा रियल डिमॉन्स्ट्रेशन है कि आप जो पहिए को बहुत तेजी से घुमाएंगे, ओमेगा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ओमेगा पी घटेगा, और ओमेगा पी घटने का मतलब प्रीसेशन घटेगा, तो वो आपका जो है वो घटता नहीं, मतलब उसका प्रीसेशन कम होगा। तो इसका मतलब जिस एक्सिस के अबाउट वो पहले रोटेट हो रहा था उसी के अबाउट रोटेट होगा। तो वो ऐसे पहिया, मतलब सोचिए एक पहिया ऐसे होकर के घूम रहा है हवा में, यहां से आपने पकड़ा हुआ और वो पहिया ऐसे जो है इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, गिर नहीं रहा है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का प्रीसेशन करते हुए भी इधर से उधर हो रहा है। तो वो जो चीज है वो जाइरोस्कोप का एक कॉन्सेप्ट है। और उसमें आपने देखा कि अगर मान लीजिए इसके ऊपर कुछ टॉर्क लग रहा हो, आपने ये डायग्राम भी देखा, ये वेक्टर एल है, और अगर हम इस डायरेक्शन में लगाएं टॉर्क तो ये फार्मूला, अच्छा यही डायरेक्शन आप बोल रहे थे शायद, चलिए यही डायरेक्शन समझ लेते हैं। ये आपका एल हुआ, और हमने कहा कि इस डायरेक्शन में अगर हम टॉर्क लगाएं तो आपका फार्मूला होता है टाउ इक्वल टू ओमेगा पी क्रॉस एल। इस फार्मूले से आपको ये बात पता है कि टाउ जो होगा वो ओमेगा पी और एल दोनों के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा, है ना। तो टाउ तो आपको पहले से पता है, आपको ये पता करना है कि ओमेगा पी का डायरेक्शन क्या है। ओमेगा पी का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि ओमेगा पी क्रॉस एल का डायरेक्शन बिल्कुल टाउ का डायरेक्शन मिलना चाहिए।
टाउ का डायरेक्शन आपका इधर है, ये बात आपको पता है, और एल का डायरेक्शन इधर है, ये भी आपको पता है। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है। अगर हम ओमेगा पी आपको ये दिखा रहे हैं यहाँ पर कि ओमेगा पी अगर इस ऊपर वाले डायरेक्शन में जेड डायरेक्शन में लेते हैं तो क्या ये सही एकदम फिट बैठ रहा है इस चीज पर? तो आप देखिए ये ओमेगा पी ऊपर की तरफ, इसको कर्ल करना होगा एल की तरफ, एल की तरफ ऐसे कर्ल करेंगे तो ये जो थंब होगा वो अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, और अंदर का मतलब ये हमने वाई को दिखाया है, ऐसे आपको दिख रहा है लेकिन एक्चुअली ये अंदर की तरफ है। इधर एक्स है, ऊपर जेड है और अंदर की तरफ वाई है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए ना। तो ऐसे में अगर आप इसको जेड डायरेक्शन में रख करके एक्स डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो ये वाई डायरेक्शन में जाएगा, यानी एकदम सही इंफॉर्मेशन है कि टाउ की वैल्यू जो वाई डायरेक्शन में है वो सही आएगा अगर आप ओमेगा को जेड के डायरेक्शन में लेते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर हम इस वाले इस व्हील पर इस डायरेक्शन में टॉर्क लगाएंगे तो इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होना चाहिए, जबकि फार्मूले से अगर देखा जाए तो अगर हम इसमें एल की वैल्यू बहुत बढ़ा दें तो ये वैल्यू बहुत ही घट जाती है और प्रिसिशन नहीं होता है। ठीक है, और ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन को मेंटेन करता है, इसी एक्सिस के अबाउट यहीं पर खड़े होकर के रोटेट होता रहता है। ठीक है, चलिए बस अब आते हैं हम लोग सवाल के ऊपर। दो सवाल हैं, एक हम कर देते हैं, एक आप कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अ टॉप ऑफ मास 1 किलोग्राम एंड रोटेशनल इनर्शिया 5 × 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर स्क्वायर। लट्टू का मास दिया हुआ है, m की वैल्यू m = 1 किलोग्राम, और अगली वैल्यू है रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया का मतलब ये होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ट्रांसलेशनल मोशन का इनर्शिया अलग हो गया, रोटेशनल मोशन का जो इनर्शिया होता है जो टर्निंग इफेक्ट को शो करता है, रोटेटिंग केस में आता है, उसको हम लोग रोटेशनल इनर्शिया बोलते हैं। तो यानी रोटेशनल इनर्शिया का मतलब रोटेशन के केस में इनर्शिया, जिसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, वो दिया हुआ 5 × 10⁻⁴ और क्या किलोग्राम मीटर स्क्वायर यानी एम के सिस्टम में दिया हुआ है। ठीक है, आगे इज स्पिनिंग एट 30 रोटेशंस पर सेकंड। तो 30 रोटेशंस पर सेकंड अगर दिया हुआ तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी हुई है ना, एक सेकंड में जितने रोटेशंस होते हैं उन्हीं को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये हो गया 30 रोटेशन पर सेकंड आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। आगे करें कि अबाउट एन एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, मतलब जिस एक्सिस के अबाउट आपका लट्टू घूम रहा है, ये लट्टू जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वो एक्सिस वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये सवाल में बोल रहे हैं। आगे करें कि इट्स सेंटर ऑफ मास इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द ओरिजिन, यानी ये पिवोट पॉइंट से ये जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। तो यानी आपको जो आर की वैल्यू लेनी है वो 4 सेंटीमीटर ना लेकर के 4 × 10⁻² करके मीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है ना, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, और थीटा की ये जो वर्टिकल के साथ एंगल है वो थीटा आपको दिया हुआ है 30 डिग्री। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि फाइंड इट्स एंगुलर स्पीड ऑफ प्रिसेशन, किस स्पीड से इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे प्रिसेस करेगा, वो हमें प्रिसेशन की स्पीड निकालनी, यानी ओमेगा पी निकालना। हमें क्या निकालना, ओमेगा पी निकालना, प्रिसेशन एंगुलर वेलोसिटी। और आपको फार्मूला पता है, टाउ इज इक्वल टू ओमेगा पी क्रॉस एल होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में मिलेगा टाउ इक्वल टू ओमेगा पी इंटू एल इंटू साइन थीटा। अगर आपको ओमेगा पी निकालना है तो ओमेगा पी इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपान में क्या, अपान में एल इंटू साइन थीटा, और टाउ के लिए फार्मूला आपने देखा एम जी आर साइन थीटा था, तो एम जी आर साइन थीटा और अपान में हो जाएगा एल साइन थीटा। तो ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, या तो आप सीधे फिर ये फार्मूला याद रखिए ओमेगा पी इक्वल टू एम जी आर और अपान में एल, या तो आप डायरेक्ट ये याद रखिए, या तो फिर आप यहां से यहां पर आ जाइए, क्योंकि ये फार्मूला जरूरी है, इससे डायरेक्शन वगैरह का भी आपको आइडिया लगता रहेगा। ठीक है, और यहां से यहां पहुंचेंगे तो आपको बीच के ये स्टेप्स भी याद रहेंगे, प्रैक्टिस में आता रहेगा। तो इसमें अब क्या करना है, एम की वैल्यू, जी की वैल्यू, आर की वैल्यू और एल की वैल्यू रख देनी है। एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 किलोग्राम, जी की वैल्यू नहीं दिया है 9.8, आर की वैल्यू जो डिस्टेंस आर है वो है 4 × 10⁻² डिवाइडेड बाई एल की बात करें तो एल मतलब कि यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम है, और एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू यहाँ पर अगर हम आई ओमेगा यूज करते तो आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि आपको दिया हुआ है कितना 5 × 10⁻⁴, और ओमेगा का मतलब ये लट्टू अपने ही एक्सिस के चारों ओर किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, और ओमेगा का फार्मूला होता है 2π × n, 2πn, ये हो जाएगा 2 × π और n मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ क्या 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × π की वैल्यू 3.14 इंटू में ये 30 हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ओमेगा है तो आपको पता है रेडियन पर सेकंड में आता है, तो आंसर आएगा रेडियन पर सेकंड में, सॉल्व करने पर आएगा 4.16 रेडियन पर सेकंड। ये हो जाएगी उस लट्टू के एक्सिस ऑफ रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन, लट्टू के एक्सिस ऑफ रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसेशन की वैल्यू 4.16 रेडियन पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इस टॉपिक पर कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा, जितनी थ्योरी में चीजें पढ़ी हैं उतना याद रखिए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल जो आएगा वो यही टाइप है कि कुछ वैल्यूज गिवन होंगी उसमें रख करके सॉल्व करना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगला सवाल देखिए, अब आप हर एक टॉपिक के ऊपर पीएचडी जैसा सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, आप पीजीटी के एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम होती है कि जिनकी फिजिक्स बहुत अच्छी है उनका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो हर चीज में
इफ और बट उसको जरूर ले आते हैं कि नहीं ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा। ये नहीं करना है आपको, थोड़ा सा ऊपर ऊपर पढ़ना है, हर एक टॉपिक को पढ़ लीजिए, उनको है ना, उनके न्यूमेरिकल्स देख लीजिए, फार्मूले याद कर लीजिए, ये करना है आपको, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये सवाल देख लीजिए, ये सवाल देखते हैं, इसको खत्म करते हैं कि टॉप इज स्पिनिंग 30 रिवोल्यूशन पर सेकंड अबाउट एन एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। इट्स मास इज 0.5 किलोग्राम एंड इट्स रोटेशनल इनर्शिया इज 5 × 10⁻⁴। आप अभी तक देखिए सारी वैल्यू जो पिछले सवाल में थी वही है, सिर्फ वहां मास 1 किलोग्राम था और यहाँ पर 0.5, उसका क्या हो गया मास, यहाँ पर आधा। ठीक है, the center of mass is 4 centimeter from the pivot point, pivot point मतलब वही fixed point। if the spin is clockwise as seen from the above, what is the magnitude and direction of the angular velocity of precession। यानी अब इस बार हमें एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन का मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी बताना है, जबकि जो रोटेशन की का डायरेक्शन है, यानी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन जो है उसका डायरेक्शन बोल रहे हैं कि क्लॉकवाइज है ऊपर से देखने पर। यानी अगर ओमेगा आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है ऊपर से, तो ये बात कंफर्म है कि ओमेगा पी भी आपको कैसा दिखेगा, ये भी क्लॉकवाइज ही दिखेगा। ये हो गया इसका क्या डायरेक्शन, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन का डायरेक्शन, कि अगर ओमेगा आपका क्लॉकवाइज है तो ओमेगा पी भी ऊपर से क्लॉकवाइज ही दिखेगा। और रही बात मैग्नीट्यूड की, तो अभी अभी फार्मूला हमने डिस्कस किया कि टाउ इक्वल टू ये होता है आपका ओमेगा पी क्रॉस एल। अब तो ये याद हो गया होगा, यहां से आपने ओमेगा पी के लिए फार्मूला निकाला, तो पहले तो आप जो थीटा की बात कर रहे हैं ये समझ लीजिए, टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा पी इंटू एल इंटू साइन थीटा। अब यहां से अगर आप ओमेगा पी निकालेंगे तो ओमेगा पी इक्वल टू हो जाएगा टाउ अपान में एल साइन थीटा, है ना। ये फार्मूला ऐसे भी यूज होता है, ऐसे भी यूज होता है, ऐसे भी याद करते हैं लोग, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूं सिर्फ आप ये याद रखिए, बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, है ना। हाँ, एक चीज और याद रखना पड़ेगा कि टाउ का जो फार्मूला आया था वो आया था mgr sin थीटा। तो थीटा की बात तो तब होगी ना जब हमें टाउ निकालना होगा, और टाउ इक्वल टू mgr sin थीटा में हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री। हमें थीटा नहीं, हमें ओमेगा पी निकालना है, और ओमेगा पी में जब टाउ को आप थोड़ा ओपन करके ये रख रहे हैं mgr sin थीटा, तो अपान वाले sin थीटा से ये पूरा कैंसिल हो जा रहा है, तो थीटा की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mgr और अपान में जो l है वहां पर हो जाएगा i इंटू ओमेगा। अगर आपको ओमेगा पी निकालना है तो आपको ये सारी वैल्यूज को रखनी है जिसमें थीटा नहीं आ रहा है। और आप देखिए ये सारी की सारी जो वैल्यूज यहां लिखी हुई है, ये सब वही वैल्यूज इस क्वेश्चन में है जो पिछले क्वेश्चन में थी, सिर्फ उसमें मास था 1 किलोग्राम और यहां पर है उस 1 किलोग्राम का आधा। तो आप देखिए कि जो ओमेगा है वो m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के बिल्कुल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पिछले सवाल में जो मास था उस मास का ये आधा मास है, तो इसका मतलब इस सवाल में जो ओमेगा पी आएगा वो पिछले वाले ओमेगा पी का आधा हो जाएगा। पिछले वाले में ओमेगा पी आया था 4.16, तो अभी आ जाएगा 4.16 अपॉन 2, यानी ये हो जाएगा कितना 2.08 रेडियन पर सेकेंड। ये हो जाएगी ओमेगा पी के मैग्नीट्यूड की वैल्यू, मैग्नीट्यूड और या वैल्यू, और ओमेगा पी का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा क्लॉकवाइज। चलिए ठीक है, फिर क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आप लोग पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, गुड नाइट।